एडोलाइट्स वन वेलकम्स यू ऑल। आप सभी का स्वागत है एडोलाइट्स वन में। मैं विवेकानंद और मैं यहां आप लोगों को पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पहला बायो का, जो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो कुछ बातों को अभी तक हम लोगों ने जान रखा है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा है कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। फिर हम लोगों ने देखा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। आज हम लोग देखेंगे स्टोमेटा के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अगले वीडियो से हम लोग स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर इसको कैरी ऑन करेंगे। तो भाई जिन्होंने भी अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मिलेगा लिंक और जल्द से जल्द उसे देख लीजिए। तो चलिए भाई हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है स्टोमेटा। चलिए भाई, स्टोमेटा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई ये बताओ कि स्टोमेटा क्या है, तो आप लोग सिंपली आंसर दीजिएगा कि लीफ के सरफेस पर मौजूद ओपनिंग्स को स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लीफ के सरफेस पर मौजूद ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है भाई? स्टोमेटा। ये ऐसे ओपनिंग्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है। देखिए भाई, इसे डिफाइन कैसे किया जा सकता है। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिखेंगे द स्ट्रक्चर्स और ओपनिंग्स। कह रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स या फिर ओपनिंग्स कहां मिलेगा? प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। किसकी बात कर रहे हैं भाई? कि लीव्स के एपिडर्मिस पर मिलने वाला ओपनिंग्स या फिर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई? स्टोमेटा। अब यहां इसको थोड़ा फंक्शन से रिलेट कर देते हैं भाई। तो क्या लिखेंगे? द स्ट्रक्चर्स और ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स व्हिच रेगुलेट्स gaseous exchange and transpiration। भाई डेफिनेशन यही लिखेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं भाई? कि ऐसे स्ट्रक्चर्स या फिर ओपनिंग्स जो लीव्स के एपिडर्मिस पर मौजूद है तथा जिसका काम गैसियस एक्सचेंज, ध्यान से देखिएगा, काम क्या है भाई? गैसियस एक्सचेंज। जैसे CO2 को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ये प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मैं अपनी नहीं बता रहा हूं। ये नहीं देख लिया कि मैंने ग्रीन शर्ट पहना है तो मैं आज CO2 ले रहा हूं, नहीं। प्लांट्स की बात कर रहा हूं कि CO2 का लेना और ऑक्सीजन का क्या करना भाई? छोड़ना। ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये कहां से होगा? स्टोमेटा से। फिर बात कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन। अब भैया ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो सिंपली अगर ट्रांसपिरेशन को समझा जाए तो कहेंगे कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कि जब वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में प्लांट के लीव्स के द्वारा होता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ट्रांसपिरेशन। तो चलिए मैं यहां ट्रांसपिरेशन को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट। ध्यान से देखिए भाई कि पत्तों से वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, भाप के रूप में पत्ते से जब पानी का क्षति हो जाए तो इसे ही कहते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं भाई? ट्रांसपिरेशन। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि भैया चाचा बता दो स्टोमेटा क्या होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा ऐसा ओपनिंग या ऐसा स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है लीव्स के एपिडर्मिस पर तथा जिसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का फायदा क्या होता है? एक दो बातें मैं अभी बता देता हूं, फिर फर्दर हम लोग देख भी लेंगे। जैसे
कि हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं तो भाई ठंडा ठंडा फील होता है। तो ये क्या करता है, जब पत्ते से वाटर वेपर बाहर निकलेगा तो बाहर में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा भाई, वहां का वातावरण एनवायरनमेंट क्या होगा, ठंडा होगा। क्या होगा भाई, ठंडा। हम लोग फिर पढ़ेंगे कि इसे ट्रांसपिरेशन की मदद से ये जो वेपर के फॉर्म में वाटर बाहर निकल रहा है, ये प्लांट को वाटर को ऊपर तक ले जाने में, रूट से ऊपर के पत्ते तक ले जाने में भी मदद करता है। कौन भाई, यही ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो कह रहे फिलहाल तो ये हम लोगों ने देखा डेफिनेशन स्टोमेटा का। अब चलिए भाई स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आप लोग डेफिनेशन मेंशन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए मैं यहां बना देता हूं स्ट्रक्चर। देखिए भाई कहते हैं ये जो स्टोमेटा ये गार्ड सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है भाई, गार्ड सेल्स का। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि स्टोमेटा किसका बना होता है, तो आंसर दीजिएगा चाचा ये गार्ड सेल का बना होता है। किसका बना होता है, गार्ड सेल का। तो देखिए हम बना रहे हैं यहां पर एक फिगर, इस फिगर को समझिए। ये रहा अपना गार्ड सेल। ये क्या बन गया भाई, गार्ड सेल। अब गार्ड सेल से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशंस को एग्जाम में पूछा जाता है, मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल तो ये देखिए भाई मैंने बना दिया गार्ड सेल। गार्ड सेल के ऊपर में मौजूद होता है सब्सिडियरी सेल। क्या पाया जाता है भाई, सब्सिडियरी सेल्स। देखिएगा भाई ध्यान से, ये बना दिया मैंने सब्सिडियरी सेल। अब कह रहे हैं इसके ऊपर में आपको मिल जाएगा क्या भाई, नॉर्मल एपिडर्मिस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, एपिडर्मिस। ध्यान से देखिएगा इस फोटो को, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए भाई हम लोग थोड़ा सा नाम मेंशन कर लेते हैं। ये जो आपको बीन शेप्ड दिख रहा है, ऐसा वाला ये जो बीन शेप्ड सेल दिख रहा है, इस सेल को नाम दिया जाता है गार्ड सेल। क्या नाम दिया जाता है भाई, गार्ड सेल। क्लियर है भाई, ये जो बीन शेप्ड सेल है इसे कहा जाता है क्या भाई, गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के चारों तरफ जो आप लोगों को ये सेल दिख रहा है, इस सेल को कहा जाता है सब्सिडियरी सेल। क्या कहा जाता है भाई, सब्सिडियरी सेल। और बाहर में तो भाई ये एपिडर्मिस है। क्या है भाई, एपिडर्मिस। तो देखिए भाई ये हो गया गार्ड सेल, इसके ऊपर सब्सिडियरी सेल और इसके भी बाहर एपिडर्मिस। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो बीच में एक ओपनिंग दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या भाई, ये देखिए दोनों गार्ड सेल के बीच में एक ओपनिंग है। इसी ओपनिंग को कहा जाता है स्टोमेटल पोर। क्या कहा जाता है भाई, स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमेटल एपर्चर। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इस गार्ड सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए हम बना दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या भरा पड़ा होगा भाई, जिसमें क्लोरोफिल भरा पड़ा होता है। क्या भरा पड़ा होता है, क्लोरोफिल। तो चलिए भाई हम यहां लिख दे रहे हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। समझिएगा कि यहां हम लोग कह रहे हैं कि स्टोमेटा एक ऐसा ओपनिंग है जो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट कर रहा है। तो भाई यहां कैसे करता है ये सारा काम, कैसे ये स्टोमेटल पोर या फिर ये जो ओपनिंग दिख रहा है ये कैसे खुलेगा और बंद होगा। तो समझिएगा, सपोज कीजिए कि आपके पास दो बलून है और ऐसा बलून जो फूलने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है भाई, कि आपके पास दो बलून है जो फूलने के बाद कद्दू के जैसा हो जाता है। अब वो सोचिए कि इस बलून में हवा है ही नहीं। देखिए भाई इस बलून में हवा नहीं है, तो दोनों बलून एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, बैठा होगा। बताइए क्या बीच में स्पेस होगा क्या भाई, नहीं। अब दोनों बलून में हवा भरा जा रहा है, तो दोनों बलून अपना शेप लेने लगा। क्या लेने लगा भाई, शेप। तो जैसे ही दोनों बलून में हवा भर रहे हैं, दोनों बलून अपना शेप ले लिया, तो बीच में क्या बन गया भाई, देखिए बीच में एक ओपनिंग बन गया। इसी ओपनिंग को कह रहे हैं हम लोग स्टोमेटल अपर्चर या फिर स्टोमेटल पोर। तो भाई क्या इस गार्ड सेल में हवा भर जाता है, नहीं। इस गार्ड सेल में पानी भरता है। क्या भरता है भाई, पानी।
जैसे ही गार्ड सेल में पानी भरेगा, गार्ड सेल अपना शेप ले लेगा और ये हो जाएगा थोड़ा सा टेढ़ा। तो नीचे वाला भी गार्ड सेल क्या हो जाएगा भाई, टेढ़ा, और बीच में बन जाएगा ओपनिंग। जैसे ही गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा, ये वापस क्या हो जाएगा भाई, सीधा, और ये वाला भी सीधा। तो बीच का ओपनिंग क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। तो इस तरीके से स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। कोई आपसे पूछे कि स्टोमेटा कब खुलेगा, तो आप लोग कहिएगा कि जब गार्ड सेल में पानी भर जाए तो स्टोमेटा खुल जाएगा, और जब गार्ड सेल से पानी निकल जाए तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। क्लियर है भाई? तो यहां देखिए गार्ड सेल है और गार्ड सेल के बीच में यहां क्या भाई, ओपनिंग। जब गार्ड सेल में पानी भरा हुआ है तो ये भी ओपन है, अगर गार्ड सेल से पानी निकल जाता तो ये क्या हो जाता भाई, क्लोज हो जाता। क्या हो जाता, क्लोज। तो ये तो था भाई अपना स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर थोड़ा गार्ड सेल की। किसकी बात करेंगे भाई, गार्ड सेल। कहते हैं गार्ड सेल मोनोकॉट और डाइकॉट में, ध्यान से देखिएगा, गार्ड सेल मोनोकॉट में और डाइकॉट में डिफरेंट होता है भाई। किसके बेसिस पर डिफरेंट होता है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर आप डाइकॉट का गार्ड सेल देखेंगे, किसका भाई, डाइकॉट का, तो ये आपको मिलेगा बीन शेप्ड। कैसा मिलता है भाई, बीन शेप्ड गार्ड सेल। कैसा मिल रहा है, बीन शेप्ड। कैसा शेप्ड भाई, बीन शेप्ड। तो डाइकॉट में कैसा मिला भाई, बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड। अब बात आती है कि मोनोकॉट में कैसा मिलेगा, तो देखिए भाई मोनोकॉट में कैसा मिलेगा। मोनोकॉट में डंबल शेप्ड मिलता है। अब डंबल देखिए भाई कैसा होता है, देखिए भाई डंबल आप लोगों ने सुना होगा, जो जिम में हम लोग बॉडी बनाने के लिए उठाते हैं, वैसा ही डंबल। कह रहे हैं कि यहां मोनोकॉट में जो गार्ड सेल होता है वो डंबल शेप्ड होता है। कैसा होता है भाई, डंबल शेप्ड होता है। तो यहां हम लोग मोनोकॉट के लिए क्या लिखेंगे भाई, मोनोकॉट के लिए लिखेंगे डंबल शेप्ड। कैसा लिखेंगे भाई, डंबल शेप्ड। ठीक है भाई, दोनों का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहां डाइकॉट में गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम लोग आंसर देंगे बीन शेप्ड। अगर पूछा जाए कि मोनोकॉट में गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आंसर देंगे डंबल शेप्ड। कैसा आंसर देंगे भाई, डंबल शेप्ड। क्लियर है? तो ये तो था भाई अपना स्टोमेटा के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। स्टोमेटा से याद रखिएगा काम क्या क्या है इसका, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। फिर यह भी याद रखिएगा ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। फिर यह याद रखिएगा कि स्टोमेटा किसका बना होता है, तो बोलिएगा गार्ड सेल्स का। गार्ड सेल्स डाइकॉट में कैसे होते हैं, बीन शेप्ड। मोनोकॉट में कैसा होता है, डंबल शेप्ड। तो इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अब भाई आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट को। याद कीजिए आपके एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। कहते हैं कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट की जरूरत होती है। तो भाई आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाइए कैसे कैसे प्लांट को सनलाइट की जरूरत है। क्या प्लांट को सनलाइट नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा पौधा? भाई ये प्रूफ करके दिखाना है। कहते हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 की जरूरत होती है। बचपन से कह रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट को CO2 देते हैं। भाई प्लांट CO2 का करता क्या है, तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस कर लेता है। भाई आप प्रूफ करके दिखाइए कि बगैर CO2 के प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। फिर कहता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का यूज करता है। तो सेम क्वेश्चन उठता है कि बगैर क्लोरोफिल के प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है तो आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाइए। तो आपके सिलेबस में भाई ये 3 एक्सपेरिमेंट है, एसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट, एसेंशियलिटी ऑफ CO2 एंड एसेंशियलिटी ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एक एक करके भी हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, देर किस बात की। अब एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को आप लोग समझिए जो कि आपको एक्सपेरिमेंट समझने में मदद करेगा।
सबसे पहला पॉइंट कि जब हम लोग, ध्यान से देखेगा भाई, जब हम लोग आयोडीन को, किसको भाई, आयोडीन को किस पर डालते हैं, स्टार्च पर। किस पर भाई, स्टार्च पर। ध्यान से समझिएगा कि जब आयोडीन को स्टार्च पर डाला जाता है तो ये जो स्टार्च है इसका कलर चेंज हो जाता है। कलर कैसा हो जाएगा भाई, कलर इसका हो जाता है ब्लू ब्लैक। कैसा हो जाता है भाई, ब्लू ब्लैक। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग आयोडीन को स्टार्च पर डालेंगे तो कलर कैसा मिलेगा हम लोगों को भाई, ब्लू ब्लैक। इस पॉइंट को आप याद रखिए। मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि तीनों एक्सपेरिमेंट आपको झटके में भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहला, अगर आयोडीन को स्टार्च पर डाला जाए तो कलर हो जाता है स्टार्च का ब्लू ब्लैक। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, एक वर्ड याद रखिए, डी स्टार्च क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि चाचा ये डी स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च का खत्म हो जाना डी स्टार्च कहलाता है। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, डिहाइड्रेशन। याद कीजिए, जब आपको लूज मोशन हो जाता है, जब वाटर आपके बॉडी से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं भाई हमको तो डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब वाटर आप लूज कर। तो वैसे ही यहां वर्ड क्या हुआ है, डी स्टार्च, मतलब स्टार्च खत्म हो रहा। अब ये स्टार्च खत्म कैसे होता है? किसी प्लांट को हम लोग डार्क रूम में अगर 2-3 दिन के लिए रख देंगे तो उसका सारा स्टार्च कंज्यूम हो जाता है। तो किसी प्लांट को अंधेरे रूम में रखना 2-3 दिन के लिए, इससे सारा स्टार्च का खत्म हो जाना ही क्या कहलाता है भाई, डी स्टार्च। क्या कहलाता है भाई, डी स्टार्च। तो क्या याद रखना है, जब प्लांट को किसी अंधेरे रूम में हम लोग 2-3 दिन के लिए रखते हैं तो सारा स्टार्च खत्म हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं भाई, डी स्टार्च करना। क्या कहते हैं, डी स्टार्च। अब तीनों एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक साथ ही समझ लेंगे। चलिए भाई, कैसे, तो देख लेते हैं। सबसे पहला देखिएगा भाई, यहां देख लेते हैं हम लोग एसेंशियलिटी ऑफ क्लोरोफिल। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देखेंगे भाई, कि क्लोरोफिल जरूरी है, इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे। दूसरे वाले में देखेंगे हम लोग एसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट का जरूरत है, इस बात को भी देखेंगे। और तीसरा एसेंशियलिटी ऑफ क्या भाई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने पास 3 एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं और एक्सपेरिमेंट प्रूफ करते हैं। इन तीनों के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट लिखिएगा तो कैसे लिखेगा भाई, तो सबसे पहले लिखिएगा एक्सपेरिमेंट का नाम और उसके बाद लिखिएगा एम। क्या लिखिएगा भाई, एम। फिर आप लोग लिखिएगा apparatus रिक्वायर्ड। क्या लिखेगा भाई, apparatus रिक्वायर्ड। ठीक है, apparatus रिक्वायर्ड के बाद हम लोग लिखेंगे स्टेप्स या फिर प्रोसीजर। क्या लिखेंगे भाई, प्रोसीजर। फिर हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि क्या आप सावधानी बरत रहे हैं, और सबसे आखिरी में लिखेंगे फिर कंक्लूजन। क्या लिखेंगे भाई, कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट लिखिएगा। फिलहाल मैं समझा रहा हूं तो आप समझिए थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में जो आपको याद रहे। चलिए भाई, एक्सपेरिमेंट सबसे पहले शुरू करते हैं सनलाइट, कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसका पता कैसे किया जाए। तो सबसे पहले भाई आप एक पॉटेड प्लांट लीजिए। क्या लीजिए भाई, एक पॉटेड प्लांट। चलिए ये भाई हो गया अपने पास एक पॉटेड प्लांट। कहते हैं इस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में ले जाइए। कैसे रूम में भाई, डार्क रूम में फॉर 3 to 4 डेज। कहते हैं जब आप डार्क रूम में 3 to 4 डेज के लिए स्पॉटेड प्लांट को ले जाइएगा तो इसका हो जाएगा भाई डी स्टार्च, मतलब सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा। आफ्टर 3 to 4 डेज, कहते हैं 3 से 4 दिन के बाद इस स्पॉटेड प्लांट को वापस निकालिए और इस प्लांट के एक पत्ते को, ऐसा देखिए भाई, एक पत्ते को आधा
एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि इस पत्ते के आधे पार्ट को एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दिया गया। कब? 3 से 4 दिन के बाद। जब 3 से 4 दिन के बाद इस पत्ते को आप आधा कवर करके इसको वापस सनलाइट में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं भाई? सनलाइट। तो सनलाइट में जाने के बाद इस प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होगा भाई? फोटोसिंथेसिस। और ये जो अपने पास पत्ता है, ये जो अपने पास क्या था भाई? पत्ता, जिसका आधा पार्ट किसके द्वारा कवर है? ये आधा पार्ट कवर्ड है एल्युमिनियम फॉयल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? एल्युमिनियम फॉयल। तो चलिए मैं मेंशन कर देता हूं यहां एल्युमिनियम फॉयल। ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं कि इस पत्ते को थोड़े देर सनलाइट में रहने दीजिए पौधे को, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद इस पत्ते को आप तोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए भाई? तोड़ लीजिए। सनलाइट में 2-3 घंटे रखने के बाद इस पत्ते को आप तोड़ लीजिए। इस पत्ते को क्या कर लीजिए भाई? तोड़ लीजिए। चलिए आधा पार्ट तो इसका क्या भाई? कवर। अब इस तोड़े हुए पत्ते पर हम लोग करेंगे आयोडीन टेस्ट। क्या टेस्ट करेंगे भाई? आयोडीन टेस्ट। कहते हैं कि जब आयोडीन आप अनकवर्ड पार्ट पर डालते हैं, कहां डाल रहे हैं भाई? अनकवर्ड पार्ट पर। तो क्या देखते हैं? ये अनकवर्ड पार्ट जो था इसका कलर चेंज हो जाता है और ये कैसा हो जाता है भाई? ब्लू ब्लैक। क्या हो जाता है भाई? ब्लू ब्लैक। ध्यान से समझिएगा कि इस पत्ते का जो अनकवर्ड पार्ट था उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक। और जैसा कि अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के पहले देखा था कि भाई ब्लू ब्लैक कलर किसका चेंज होता है? जहां पर स्टार्च होता है। सोच के देखिए कि जब हम लोगों ने इसे 3 से 4 दिन तक अंधेरे रूम में रखा तो सारा स्टार्च क्या हो चुका था भाई? खत्म हो चुका था। वापस जब सनलाइट में ले गए तो इसका कलर क्या हो जा रहा भाई? ब्लू ब्लैक। मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। और स्टार्च का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है भाई? फोटोसिंथेसिस। मतलब इस अनकवर्ड वाले पार्ट पर फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन जब हम लोग इस कवर्ड वाले पार्ट पर, ध्यान से देखिएगा भाई, जब इस कवर्ड वाले पार्ट पर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो यहां हम लोगों को कोई चेंज नहीं दिखता है। नो चेंज इन कलर। मतलब वहां पर स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है मतलब वहां स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। मतलब वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो क्या देख पा रहे भाई कि जो अनकवर्ड पार्ट था, जो कैसा पार्ट था भाई? अनकवर्ड, वहां तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और जो कवर्ड पार्ट है उस पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो यहां क्या देख रहे हैं भाई? फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है, जबकि इधर फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है भाई? तो पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Why? Because in the absence of sunlight, where we put a aluminum foil on the leaf, वहां पर हम लोग को क्या हो रहा है भाई? There is no change in color. वहां कलर में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। यह बतला रहा है कि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो भाई सनलाइट बहुत जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट से पूरा हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। चलिए भाई हम लोग क्लोरोफिल वाला ही देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं भाई? क्लोरोफिल। तो यहां भी सबसे पहला स्टेप, एक पॉटेड प्लांट लीजिए। क्या लीजिए भाई? पॉटेड प्लांट। कहते हैं ऐसा पॉटेड प्लांट जिसका लीफ वेरीगेटेड हो। कैसा लीफ भाई? वेरीगेटेड लीफ। अब क्वेश्चन आता है कि चच्चा ये वेरीगेटेड लीफ क्या होता है? तो वेरीगेटेड लीफ ऐसे लीफ होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स तो ग्रीन होंगे, बाकी कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होते। कहते हैं कि वेरीगेटेड लीफ ऐसा लीफ है जिसका पूरा का पूरा पोर्शन ग्रीन नहीं होता है। बाकी देखिए भाई, इस पत्ते को देखिए तो आपको वेरीगेटेड लीफ के बारे में पता चल जाएगा। एक ऐसा पत्ता जहां सिर्फ ग्रीन कलर ही नहीं है, ग्रीन के अलावा भी बहुत कलर। इस वेरीगेटेड लीफ वाले प्लांट को आप सबसे पहले डार्क रूम में ले जाइए। कहां ले जाइएगा भाई? डार्क रूम। कितने दिन के लिए? 3 to
4 डेज। तो डार्क रूम में ले जाने से क्या होता है भाई, डी स्टार्च, इस प्लांट का सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आफ्टर 3 to 4 डेज इस प्लांट को वापस आप बाहर निकाल लीजिए। कहते हैं इस प्लांट से इस पत्ते को तोड़ लीजिए भाई, क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। 3 से 4 दिन के बाद इस प्लांट को क्या कीजिए, पहले तो आप वापस से सनलाइट में लाइए। कहां ले आए भैया, सनलाइट। 3 से 4 दिन डार्क रूम में रखने के बाद इस प्लांट को वापस से सनलाइट में रखा गया और सनलाइट में कुछ देर रखने के बाद इसके पत्ते को तोड़ा गया। क्या किया गया भाई, तोड़ा गया। ये देखिए भाई इसका पत्ता है, अब ये वेरीगेटेड लीफ है भाई, ये क्या है भाई, वेरीगेटेड लीफ। अच्छा भाई प्लांट में ये ग्रीन कलर होता किसके कारण से है, प्लांट में जो लीफ आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर एक्चुअली किसके कारण से दिख रहा है भाई, क्लोरोफिल के कारण से। किसके कारण से भाई, क्लोरोफिल के कारण से। अब सनलाइट में 3-4 आवर रखने के बाद, सनलाइट में 3-4 घंटे रखने के बाद इस पत्ते को तोड़ा गया और इस पत्ते पर किया गया आयोडीन टेस्ट। क्या किया गया भाई, आयोडीन टेस्ट। एकदम से मैं सस्ता वाला भाई एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं जो आप लोगों को इजीली समझ में आना चाहिए। जब इस पत्ते पर हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं तो इस पत्ते में 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट तो कौन सा भाई, ग्रीन पार्ट, और दूसरा कौन सा भाई, ब्लू वाला पार्ट। एक तो कौन सा भाई, ग्रीन पार्ट, और दूसरा कौन सा है, ब्लू पार्ट। मतलब इतना तो क्लियर है कि ग्रीन वाले के पास क्लोरोफिल होगा और ब्लू वाले के पास क्लोरोफिल नहीं होगा। तो जब आयोडीन टेस्ट हम लोग ग्रीन वाले पार्ट पर करते हैं तो इसका कलर कैसा चेंज हो जाता है भाई, टर्न्स टू ब्लू ब्लैक। कैसा बदल जा रहा है, ब्लू ब्लैक। ये ब्लू ब्लैक क्या बता रहा है भाई, कि यहां भी प्रेजेंस ऑफ क्या है, स्टार्च। अगर स्टार्च प्रेजेंट है मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। जब इसको सनलाइट में लेकर ले गए तो यहां पर क्या हुआ भाई, फोटोसिंथेसिस हुआ है। मतलब यहां फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया गया है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया गया है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग ब्लू वाले पार्ट का तो इसमें कोई चेंज इन कलर देखने को नहीं मिलता है। तो क्या लिखेंगे भाई, नो चेंज इन कलर। यहां कलर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिए भाई फिर से इस एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लीजिए विथ वेरीगेटेड लीफ, जिसमें लीफ पे सिर्फ ग्रीन कलर ना हो, उसके अलावा भी कोई कलर हो। अब इस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में 3-4 दिन के लिए रख दीजिए ताकि इसका सारा स्टार्च खत्म हो जाए। तो जब हम लोग 3 से 4 दिन के लिए डार्क रूम में रख रहे हैं तो ये क्या हो गया भाई, डी स्टार्च। अब डी स्टार्च होने के बाद इसको वापस से सनलाइट में रखिए। कहां रखिए भाई, सनलाइट। सनलाइट में 3-4 घंटे रखने के बाद इस पत्ते पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई, आयोडीन टेस्ट। तो भाई पत्ता जैसा कि वेरीगेटेड है तो कहीं ब्लू कलर भी दिख रहा है और कहीं ग्रीन कलर। तो जब ग्रीन कलर पे आप क्या डालते हैं भाई, आयोडीन डालते हैं। क्या डालते हैं, आयोडीन। तो इसका कलर कैसा बन जाता है भाई, ब्लू ब्लैक। कैसा हो जा रहा है, ब्लू ब्लैक। दैट मीन्स वो बता रहा है कि वहां पर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है। क्या प्रेजेंट है भाई, स्टार्च। और स्टार्च का मौजूदगी क्या बता रहा है कि वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है। और यहां स्टार्च नहीं बना तभी यहां पर कलर चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स इधर वाले में फोटोसिंथेसिस, ब्लू कलर वाले में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ये बता रहा है भाई कि अगर क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण से ही तो पत्ते का कलर क्या है भाई, ग्रीन है। अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि ब्लू वाला पार्ट क्योंकि कलर ब्लू है मतलब वहां क्लोरोफिल नहीं है, तो यहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। दैट मीन्स क्लोरोफिल इज आल्सो नेसेसरी टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट, अपने पास जो एक्सपेरिमेंट है CO2 के एसेंशियलिटी पर है। तो देख रहे हैं भाई यहां भी सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला एक पॉटेड प्लांट लीजिए, ये हो गया अपना पॉटेड प्लांट, सेम है भाई। अब इस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में ले जाइए। कहां ले जा रहे हैं भाई, डार्क रूम में। डर तो नहीं लगता भाई अंधेरे रूम से, इस डार्क रूम में ले जाइए
तो कितने दिन के लिए भाई? 3 to 4 डेज। तो जब आप 3 से 4 दिन के लिए इस पॉटेड प्लांट को अंधेरे रूम में रखिएगा तो इसका सारा स्टार्च क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां फिर से क्या हो जाएगा इसका? डी स्टार्च। अब वापस से इस प्लांट को 3-4 दिन के बाद क्या कीजिए? बाहर ले आइए। कहां ले आइए भाई? बाहर। जैसे ही आप बाहर ले आइएगा इसे वापस से थोड़ी देर के लिए कहां रखिए भाई? सनलाइट में। कहां रखा जाएगा? सनलाइट में। तो भाई सीधा तो हम लोग सनलाइट में रखेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? इस वाले प्लांट का, इस प्लांट को हटाकर भाई हम पत्ता बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहा है? पत्ता। इस वाले प्लांट के एक लीफ को ऐसा हम लोग आधा पार्ट लीफ का जो है उसे हम लोग एक बीकर में डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं भाई? बीकर। चलिए यहां ध्यान से बना देता हूं मैं फिगर। सनलाइट में ले जाइए। अब इस पत्ते को देखिए भाई मैं बना रहा हूं, इस पत्ते के आधे पोर्शन को हम लोग एक बीकर में डाल देते हैं। कहां डाल दे रहे हैं भाई? बीकर में। चलिए ये प्लांट भी बना दे रहा है। इस प्लांट के एक पत्ते के आधे पोर्शन को हम लोग कहां डाल दे रहे हैं भाई? बीकर। अब देखिए ये जो बीकर है इसका क्या स्पेशलिटी है? इस बीकर में हम लोग एक कॉटन बॉल रखे हुए हैं। क्या रखे हुए भाई? कॉटन का बॉल। अब खाली कॉटन का बॉल नहीं है, कॉटन के बॉल में KOH सॉल्यूशन भी मिलाकर रखे हैं। तो इस कॉटन बॉल में, ये जो कॉटन बॉल है इसमें क्या है भाई? कॉटन बॉल विथ KOH। KOH क्या होता है भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है कि वो सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है भाई? ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है भाई? एब्जॉर्ब्स सनलाइट, सॉरी, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब्स क्या भाई? CO2। ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बताइए कि यहां इस बीकर में जितना भी CO2 होगा वो सारा तो कौन ले लिया भाई? ये सारा ले लिया कॉटन। अब भले ही इस प्लांट को आप सनलाइट में रखे हुए, कहां रखे हुए भाई? सनलाइट में। ऊपर वाले को तो CO2 मिल जा रहा है लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो कि बीकर के अंदर है, क्या उसको सनलाइट मिल पा रहा है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसको जो CO2 मिलना था वो तो सारा कॉटन का बॉल खींच चुका है। क्योंकि उसमें क्या भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH ये क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कह रहे भाई अब इस पत्ते को वापस बाहर निकालिए। इस पत्ते को बाहर निकाला गया। अब इस पत्ते पर करेंगे हम लोग आयोडीन टेस्ट। क्या करेंगे भाई? आयोडीन टेस्ट। अब इस पत्ते का 2 पोर्शन है। इस पत्ते का कितना पोर्शन है भाई? 2। आधा पोर्शन वो जो बीकर के अंदर है और आधा पोर्शन वो जो बीकर के बाहर है। तो हम लोग इसको 2 पोर्शन में बदल दे रहे हैं भाई। एक तो इनसाइड बीकर और दूसरा क्या हो गया भाई? आउटसाइड बीकर। ठीक है। अब जो बीकर के बाहर था, जब वहां आप आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर बदलता है। क्या हो जा रहा भाई? टर्न्स टू ब्लू ब्लैक। इसका कलर कैसा हो गया भाई? ब्लू ब्लैक। फिर ब्लू ब्लैक हो गया। ये क्या बता रहा है? वहां पर स्टार्च है, और स्टार्च है मतलब वहां क्या हुआ भाई? फोटोसिंथेसिस। मतलब यहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। अब इनसाइड द बीकर की बात करते हैं, वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। जब इस वाले पोर्शन पर आप आयोडीन डालते हैं तो यहां हम लोगों को कोई कलर चेंज नहीं दिखता है। तो क्या लिखेंगे भाई? नो चेंज इन कलर। कलर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहां फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्या भाई? बताइए बताइए। फोटोसिंथेसिस यहां पर नहीं हुआ है। देखिए भाई मैंने तीनों एक्सपेरिमेंट को एक साथ बताया। चाहता तो एक एक करके भी बताता, लेकिन आप लोगों को फिर दिक्कत होती, याद रखना पड़ता। इससे आप एक बार में समझ सकते हैं। कैसे? फिर से समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सनलाइट के बारे में, कि सबसे पहले एक पौधा लिए और इस पौधे को अंधेरे रूम में 3-4 दिन के लिए रख दिए। तो इस पौधे का सारा स्टार्च खत्म हो गया। तो हम लोगों ने कहा पौधे का क्या हो गया भाई? डी स्टार्च।
अब इस पौधे को 3-4 दिन के बाद वापस से हम लोग सनलाइट में ले आए। कहां ले आए भाई? सनलाइट में। जब सनलाइट में लाए तो इसके किसी एक पत्ते के ऊपर को आधा कवर एल्युमिनियम फॉइल से कर दिया गया। किससे भाई? एल्युमिनियम फॉइल से। और वापस से सनलाइट में रखने के बाद इस पत्ते पर जिसको आधा एल्युमिनियम फॉइल से कवर किया गया था, अच्छा ये सोचिए कि एल्युमिनियम फॉइल क्यों लगाया गया? ताकि उस पत्ते पर सनलाइट फॉल नहीं हो पाए। कहते हैं जब इस पत्ते पर आयोडीन टेस्ट किया गया तो जो कवर्ड पार्ट था उसमें कोई कलर चेंज नहीं मिला। दैट मींस कि वहां स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दैट मींस कि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और जो अनकवर्ड पार्ट था, क्योंकि उस पर सनलाइट गिर रहा था, वहां कलर चेंज देखने को मिला। दैट मींस वहां फोटोसिंथेसिस हुआ। फिर हम लोगों ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया क्लोरोफिल के लेकर कि एक पॉटेड प्लांट को लीजिए जिसमें वेरीगेटेड लीफ है, मतलब पत्ते का कलर एक ना हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है भाई। अब इसको भी सबसे पहले डार्क रूम में ले गए तो सारा स्टार्च खत्म हो गया। फिर 3 से 4 दिन के बाद इसको जब सनलाइट में लाए तो इसके 3-4 घंटे के बाद उस वेरीगेटेड लीफ को तोड़ लीजिए और उस वेरीगेटेड लीफ पर कीजिए आयोडीन टेस्ट। तो कहते हैं जो ग्रीन पार्ट था उसका कलर तो ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब वहां फोटोसिंथेसिस हुआ और वहां स्टार्च बना, तभी कलर कैसा हो गया भाई? ग्रीन। लेकिन जो ब्लू वाला पार्ट था वहां पर ग्रीन, वहां पर कोई चेंज देखने को नहीं मिला आयोडीन डालने के बाद। दैट मींस कि वहां स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने किया CO2 के लिए। सबसे पहले पौधे को डार्क रूम में ले जाइए, पौधे का सारा स्टार्च खत्म हो गया। फिर 3-4 दिन के बाद जब हम लोग इसको सनलाइट में ला रहे हैं, कहां ला रहे हैं भाई? सनलाइट में। तो क्या देख रहे हैं कि इस पत्ते का आधा पार्ट हम लोगों ने कहां डाल दिया है? बीकर में। और बीकर में रखा हुआ है हम लोगों ने KOH के साथ कॉटन को। कॉटन को किसके साथ भाई? KOH के साथ। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग CO2 के एसेंशियलिटी के लिए KOH का यूज क्यों करते हैं? तो आंसर देंगे कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कह रहे हैं कि ये CO2 को क्या कर लिया भाई? एब्जॉर्ब। वापस इस पत्ते पर जब आयोडीन टेस्ट किया गया तो जो पार्ट बीकर के अंदर था उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मींस वहां स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दैट मींस कि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। और जो बाहर वाला पोर्शन था आउटसाइड द बीकर, उसका कलर चेंज हो गया। ये बता रहा है कि वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्योंकि वहां भाई कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां स्टार्च है। और स्टार्च कब आया? जब फोटोसिंथेसिस हुआ। तो इस तरीके से भी हम लोगों ने देखा 3 एक्सपेरिमेंट जो हमारे 10th के सिलेबस में है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट को भाई देख लीजिए और समझ लीजिए। जिनको भी इन एक्सपेरिमेंट में अभी भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा भाई, जो भी डाउट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा, या तो फिर मैं आपको कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज की बातें यही खत्म होती है। अभी आज हम लोगों ने क्या क्या देखा भाई? आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा स्टोमेटा के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट के बारे में। आज का भाई दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टोमेटा से भी रेगुलरली कंटिन्यूअसली हर एक ईयर क्वेश्चन आता है, वहां ट्रांसपिरेशन से भी क्वेश्चन आता है, फिर एक्सपेरिमेंट से तो भाई क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब आज का दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शुरू करेंगे, फिर हम लोग ह्यूमन में भी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।